हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को दीपावली की शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा का। हमारा टॉपिक है आज का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति देखेंगे। फिर इसी से निकल के आएगी, शक्ति से ही निकल के आएगी वाटहीन धारा, और वाटहीन धारा से संबंधित हम पढ़ेंगे चोक कुंडली। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या है। ठीक है, तो आइए बढ़ते सीधे। आज के जो हमारी पहला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति। यह शक्ति पहले बताएंगे। रेड कलर ले लेते हैं। ओहो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या निकालना है। शक्ति तो सबको पता है बहुत अच्छे से भाई कि शक्ति क्या होती है, बहुत अच्छे से पता है सबको शक्ति क्या होती है। सबको पता है शक्ति क्या होती है। तो किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं, किसी परिपथ में किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते। क्लियर, ये पीछे हमने पढ़ा रखा है। तो किसी परिपथ में ऊर्जा की क्षय होने की दर क्या कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। ठीक है सर। और शक्ति बराबर फार्मूला आपको बताया गया है क्या, P बराबर धारा गुणे विभवांतर, धारा गुणे विभवांतर। यानी P बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू वी। P बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू वी। सर शक्ति तो हो गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, औसत शक्ति। लेकिन सर हम किसकी औसत शक्ति निकालेंगे, किसी परिपथ की। सर अगर परिपथ में प्रतिरोध लगा हो तो आइए देख लेते हैं। हम शक्ति निकालना चाहते हैं कब, लेकिन जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। नंबर 1, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, जब परिपथ में क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा। तो देखो एक चीज तो आपको पता है, जो परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और वोल्टेज क्या होते हैं, समान काला में होते हैं। इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज होगा वो होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा भी हमारी क्या होगी, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूंकि शक्ति बराबर क्या होता है, IV इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम P बराबर कह सकते हैं, कि I नॉट V नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमें शक्ति तो निकालना है सर, लेकिन कितने चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए। तो हम लोग जो शक्ति निकालते हैं औसत शक्ति, वो एक पूर्ण चक्र के लिए। यहां पर हम कहेंगे एक पूर्ण साइकिल के लिए, साइकिल के
लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए औसत शक्ति, औसत शक्ति, औसत शक्ति, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति का मान हमें क्या है, निकालना है। क्या है, हमें निकालना है। तो भैया औसत शक्ति हमने पीछे क्लासों में आपको बताया है, यहाँ पे पी एवरेज हो जाएगा अपना, पी एवरेज हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र के लिए निकालना है भैया, ये आई नॉट हमारा और वी नॉट अपना बाहर रहेगा। एक पूर्ण चक्र के लिए निकालना है यानी औसत निकालना है। तो औसत शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। और कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे, 0 से टी तक, क्योंकि एक पूर्ण चक्र के लिए करना है। क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा, सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, क्योंकि ये समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। बटे क्या होता है, बटे क्या होता है, टी। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आप क्या करना, ध्यान से देखिएगा, इस डाटा को, इस डाटा को हम पीछे बता चुके हैं। कितना, इस डाटा को हम लोग पीछे बता चुके हैं। देखिए ये जो है एक पूर्ण चक्र के लिए ये बात हुई, देखो एक पूर्ण चक्र के लिए ये बात है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए हम लोग औसत शक्ति क्या है, निकाल चुके हैं। एक पूर्ण चक्र के लिए हम लोग औसत शक्ति क्या है, निकाल चुके हैं। तो ये P बराबर PAVG बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होता है एक पूर्ण चक्र के लिए, ये होता है 1/2, 1/2, 1/2। तो यहां से हमारा हो जाएगा आई नॉट वी नॉट 1/2। इसका डेरिवेशन हमने पीछे वीडियो में किया है कि इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बाई टी, टी मतलब t-0, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। पीछे आप लेक्चर देखोगे पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। औसत शक्ति का जो इतना मान है 1/2 वो कहाँ से आया, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए। अभी तो आप याद रखें, तो यहाँ से PAVG हमारा जो बनेगा वो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट बटे √2, और इसको वी नॉट बटे √2 लिख सकते हैं। वही बात है, √2 का गुणा करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PVG बराबर, इसको क्या, आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, √2 क्या होता है, IRMS इंटू ये क्या हो जाएगा, VRMS। ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपकी क्या है, औसत शक्ति। कब, जब परिपथ में क्या लगा हो, जब परिपथ में आपके क्या लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगेगा तो ये आपकी शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, याद रखेंगे क्या भाई, क्या याद रखेंगे, कोई नई बातें मैंने नहीं बताई, सारी चीजें पुरानी हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, देखो हमने औसत शक्ति निकाल दी, लेकिन कब निकाली, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। प्रतिरोध के सिवाय उसमें कुछ नहीं है। जब प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, इसलिए इनका जो इक्वेशन है दोनों का क्या है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और एक पूर्ण साइकिल के लिए औसत शक्ति निकालना है, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। औसत का मतलब होता है समाकलन। अब कहां से निकाल रहे हैं, 0 से टी तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तुम्हें लग रहा होगा कि डी टी कहाँ आ गया, डी टी कहाँ आ गया ना। अरे भाई, जो धारा है वो समय के साथ क्या हो रही है, अपनी परिवर्तित हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम इसमें देखते हैं, जब परिपथ में, जब ये जैसे देखो, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा है, औसत शक्ति हमारी ये आ गई। लेकिन अब इसी परिपथ में, यानी शुद्ध प्रतिरोध के साथ साथ, प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकी प्रतिघात लगा दें या धारती प्रतिघात लगा दें, तब क्या होगी औसत शक्ति, आइए देखते हैं। सेकंड है हमारा, जब परिपथ में, परिपथ में, जब परिपथ में धारती प्रतिघात, धारती प्रतिघात या प्रेरकी प्रतिघात यानी XL जुड़ा हो, जुड़ा हो, तब हमें क्या निकालना है, औसत शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, तब हमें क्या निकालना है, औसत शक्ति। तो देखिए कैसे निकलेगी भाई, एक चीज तो पता है कि धार प्रतिरोध इसके साथ तो लगेगा, प्रतिरोध इसके साथ तो लगेगा भाई। एक चीज तो पता है हमें, आई बराबर, और सॉरी वोल्टेज जो होता है दोनों परिपथ के लिए क्या होता है,
v बराबर क्या होता है, v नॉट साइन ओमेगा टी, v नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जो धारा होती है हमारी वो आई नॉट, अब देखो वो क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस में देखो जब आपने सर्किट पढ़ा था तो धारती प्रतिघात के लिए धारा 90 अंश अग्रगामी थी और प्रेरकी प्रतिघात के लिए 90 अंश पश्चगामी है। तो यहाँ पर आप चाहे माइनस लो और चाहे प्लस में लो, दोनों के लिए काम करेगा सेम टू सेम आंसर। भाई माइनस लेते हैं इसका मतलब पश्चगामी, आपने प्रेरकत्व लिया है, प्लस 5 लेते हैं तो इसका मतलब आपने धारती प्रतिघात लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम कोई एक यूज कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है शक्ति बराबर क्या होता है, आई इंटू वी, आई इंटू वी। तो कोई एक ले लेते हैं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहां से आई मान रख देंगे, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 कर दे रहे हैं इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों का मान रख दिए। अब यहां से पी बराबर क्या होगा, आई नॉट और वी नॉट एक पास कर दिए हमने, और बचा क्या, कोष्टक में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ओमेगा टी माइनस 5, और बगल में क्या है जो इंटू में जो साइन ओमेगा टी है उसको मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करो आप, आई नॉट वी नॉट है अपना, अब इसको क्या है साइन ए माइनस बी फार्मूला लगा दो, ये पूरा ए हो जाएगा। भाई ये आपका पूरा ए की तरह ट्रीट करेगा और ये पूरा बी की तरह ट्रीट करेगा। तो फार्मूला तो पता ही है ना सबको, ये फार्मूला तो सबको पता ही है साइन ए माइनस बी का। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन ए यानी ओमेगा टी इंटू कास फाई माइनस कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। बाहर क्या है, साइन ओमेगा टी है, इसी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो आई नॉट वी नॉट गुणा कर देंगे, इधर इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 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 माइनस, इधर गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा, साइन ओमेगा टी को पहले लिख दे रहा हूँ, फिर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव भी तो है आपका, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत ही है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, इतना तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको और कर देते हैं, आई नॉट वी नॉट, ये ऐसे इसको एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाइव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, एक फार्मूला बनाना है। तो एक बटे दो से जब दो से गुणा करेंगे तो टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा, टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला, तो इसको लिख सकते हैं टू ओ सॉरी साइन टू ए कितना है ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। मेरे भाई फार्मूला यहाँ लगाया है, देख लो यहाँ से, देखो यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी है, तो अंश और हर में दो से गुणा करेंगे, ये वाला क्या बनेगा फार्मूला, साइन टू ओमेगा टी नहीं बनेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो उसको हम हटा देते हैं, उनको समझाने के लिए आपको कर दिया इतना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अब हम क्या करेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का मान निकालेंगे। तो भाई वही फिर से वही कहानी आएगी जैसे अभी पीछे आई थी, धारा का मान औसत शक्ति लिखेंगे, एक पूर्ण, एक पूर्ण साइकिल के लिए। अब आप यहाँ पे देखो, चाहे इंटीग्रेशन में दिखाएं चाहे इंटीग्रेशन में ना दिखाएं, अभी भी देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान मैंने कितना बताया, क्या एक बटे दो बताया, अरे हाँ, क्या एक बटे दो बताया, अरे हाँ। चाहे इंटीग्रेशन में देख लो भाई मेरे, चाहे जैसे देख लो, अगर आप इंटीग्रेशन में देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। तो एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति निकालना है हमें, क्या निकालना है, औसत शक्ति। तो देखो एक पूर्ण चक्र के लिए, देखो एक पूर्ण चक्र के लिए जीरो से जो टी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और डी टी का जो मान है वो मेरे भाई होता है एक बटे दो, ठीक है। और जो नीचे वाला टी है
अगर आप नीचे वाले टी को लेते हैं तो ये हो जाएगा t/2 आता है, ठीक है, पीछे किया है। फिर यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे 0 से कितने के लिए, ये साइन 2 ओमेगा टी, और डी टी का जो मान है एक पूर्ण चक्र के लिए वो भी क्या होता है, ये क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप टी के स्थान पे लिखेंगे क्या, इस टी के स्थान पे जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, भरते हैं टी का मान ओमेगा टी, 2 पाई, 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, साइन 4 पाई का मान 0 हो जाता है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप सिर्फ याद रखो मेरे भाई, ये आप सिर्फ याद रखो। आई थिंक मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया। एक सस्ता सिस्टम भी होता है कि लोग ऐसे बता देते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 होता है। इसको देखो सीधा सीधा लिख सकते हैं लोग, ऐसे भी बता देते हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1/2 ले लेते हैं और साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 ले लेते हैं। तो वही बात हुई, वही बात हुई है, वही बात हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, जैसे मैंने टी लिया है, टी लिया तो t/2 आएगा, तो यहाँ भी t आएगा अपना बाहर, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो ये जो है ये कितने का मान है, पता है कितने का मान है, ये आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, अ, जिससे यहाँ पे t ही ना लो, t से कोई मतलब भी नहीं है, t वो कट जाएगा, तो एक काम करें आप t को हटा ही दें, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला यहाँ से हटाएंगे, यहाँ भी हटाएंगे, है ना, तो अगर हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डिटेल में किया है तो इसका मान 1/2 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, और उसका वो 0 का 0 ही रहेगा, टी के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, वही बात फिर से हुई। तो यहाँ तो मैं पहले इसको मेट दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ इस साइड में शिफ्ट, थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं इधर करूँ शिफ्ट, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग से दिखा सकते हैं, देखो क्या क्या बचा है, तो हम अब हमारा जो निकलेगा वो पी एवरेज निकलेगा। अब क्या निकलेगा पी एवरेज, क्योंकि औसत शक्ति निकालें, क्या क्या बचा देखो, देखो अब ध्यान से देखना, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 1/2, तो बचेगा क्या I0 V0 1/2 पास पाई बचेगा, और ये वाला अपना डाटा कितना हो गया है 0 हो गया, वो दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक, चाहे इंटीग्रेशन में दिखाएं चाहे वैसे ही दिखा दें। अब यहाँ पे एक आ गया cos फाई, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं पी एवरेज बराबर I0/√2 और V0/√2 इंटू कॉस फाई, क्लियर। बस इसको हम लिख सकते हैं IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। तो देखो एक फर्क आया, जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो ये cos फाई नहीं आता, जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, इसे देखो जब शुद्ध प्रतिरोध लगा था तो cos फाई नहीं आया था। अब उसी प्रतिरोध के साथ, चाहे उसी प्रतिरोध के साथ आप क्या कर दें, धारती प्रतिघात जोड़ दें या प्रेरकी प्रतिघात जोड़ देते हैं, तो IRMS के साथ cos फाई भी आ जाता है। अब मेरी बात यहां पर छेड़ उठी कि cos फाई क्या है, यहां लिख देते हैं, यहां पर, यहां पर cos फाई शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक है, शक्ति, शक्ति गुणांक, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। यहाँ पे हमारा क्या है cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है। अब इसका जो मान है, cos फाई का जो मान है वो प्रतिरोध, परिपथ में लगे प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र पर निर्भर करता है, क्लियर। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं cos फाई का मान यानी शक्ति गुणांक का मान परिपथ में लगे, परिपथ, परिपथ में लगे
प्रतिरोध प्रतिरोध प्रेरकत्व प्रतिरोध प्रेरकत्व तथा धारिता धारिता पर निर्भर करता है। एक और तुम्हें नोट मैं बता रहा हूँ, एक क्लास 5 का हमारा टिडिम्मा है कि किस किस बात पे निर्भर करेगा, इसको हम बात करने वाले हैं। मेरे भाई आप ध्यान से समझो, आप समझो ध्यान से। एक चीज और है, क्या? एक चीज और है सर, क्या 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 कि यहाँ पे जो औसत शक्ति है ना, वो किस बात पे निर्भर करेगी? ये जो हमारी औसत शक्ति है वो किस बात पर क्या करेगी, हम कह रहे हैं निर्भर करेगी। क्या कोई बता सकता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो औसत शक्ति का जो मान है धारा और कलांतर के बीच, कलांतर पर निर्भर करता है। कलांतर यहाँ पे कितना है किस परिपथ का, उसी के अकॉर्डिंग शक्ति का मान, औसत शक्ति का मान निर्भर करता है। नोट चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, नोट लेते हैं भाई। नोट है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट ये है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति नहीं बोलना, औसत शक्ति बोलना है। औसत शक्ति, औसत शक्ति का मान उसमें प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर फाई पर निर्भर करती है, औसत शक्ति है। ठीक है, ये बात याद रखना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा में जो औसत शक्ति है, मैं इसको थोड़ा सा कलर का चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीजें अच्छे से दिखानी है। ठीक है, ये वाली चीजें मुझे अच्छे से दिखानी है। ये जो औसत शक्ति है ना, ये जो औसत शक्ति है ना, ठीक है, ये क्या है हमारी, किस बात में निर्भर करती है कि उसमें धारा में प्रवाहित वोल्टेज और कलांतर। तो देखो अभी अभी मैंने फार्मूला लिया, अभी अभी हमने क्या किया, फार्मूला लिया। तो देखो हम निकालते हैं। तो देखो एक चीज पता है हमें, अभी जो चीजें निकाली हम उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं हम लोग। क्या है? उसका रिजल्ट निकालने वाले हैं। देखो अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध, केवल क्या है, प्रतिरोध जुड़ा हो, परिपथ में केवल क्या, प्रतिरोध जुड़ा हो। तो देखो हर हम क्या निकालेंगे, सबका मान निकालेंगे, शक्ति का भी, और सॉरी औसत शक्ति का भी निकाल लेंगे, और क्या निकालेंगे, शक्ति गुणांक का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है, सबको पता है, 0। भाई इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग पीछे कई बार पढ़ के आए कि परिपथ में क्या है, जब केवल प्रतिरोध लगा होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना होता है, 0। अगर कलांतर 0 है तो औसत शक्ति का फार्मूला हमें पता है, EAVG, और ये IRMS और VRMS, और क्या होता है, cos फाई। तो यहां से EAVG बराबर कहेंगे IRMS इंटू VRMS cos फाई, cos फाई का मान 0, cos 0 का मान 1। तो देखो मेरे भाई तुम क्या देख पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो, मैंने तुम्हें क्या निकाल के दिया? अगर कोई सोच ले तो मैंने तुम्हें क्या निकाल के दिया है, बहुत ही बढ़िया चीज निकाल के दी है। अगर आप सोच पा रहे हो तो देखो
मैंने क्या बोला है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगता है तो औसत शक्ति का सूत्र यही होता है। औसत शक्ति का सूत्र आपका यही होता है। देखो अभी पीछे आया था, मैं तुम्हें दिखाऊं? सर दिखाइए, बैक में चलो। देख ये देखो, देखो देखो यहाँ पे देखो नंबर 1 देख पा रहे हैं आप? जहां पर केवल क्या है, परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तो इसको मैंने निगमन करके आपको ये निकाला। ठीक है, तो अभी कलांतर भी पता चल गया, तो हमारा तब भी फार्मूला देखो यही आया हुआ है। ठीक है सर, ये पहली स्थिति थी, ये आपकी क्या थी? पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति हम इधर बता रहे हैं, देखो दूसरी स्थिति ऐसी हो, अगर मान लो परिपथ में परिपथ में क्या लगा हो? केवल शुद्ध धारतीय शुद्ध धारतीय प्रतिघात, है ना? प्रतिघात शुद्ध धारी मतलब शुद्ध धारतीय मतलब कि या शुद्ध धारिता लगी हो, या शुद्ध शुद्ध धारतीय प्रतिघात ना लो, शुद्ध धारतीय यानी शी धारिता केवल लगी हो, या शुद्ध प्रेरकी, ये हो जाएगा हमारा एल। प्रतिघात नहीं लिया जा रहा, ठीक है। जुड़ा हो, देखना आप, जुड़ा हो तब क्या होगा, अब तुम समझो मेरे भाई। हमें पता है कि जब केवल परिपथ में या धारती प्रतिघात हो या प्रेरकी प्रतिघात हो, तो कलांतर हमारा क्या होता है? पाई/2 ही आता है। अग्रगामी, अच्छा प्लस में है तो अग्रगामी होता है धारा, और माइनस में है तो धारा पश्चगामी होती है। तो हमें चिन्ह सहित नहीं बताना है, लेकिन हमें ये पता है कि कलांतर हमारा कितना होता है। कलांतर हमारा कितना होता है, बहुत अच्छे से पता है सबको, कितना होता है? प्लस माइनस पाई/2 कहो या केवल पाई/2 कहो, कोई दिक्कत नहीं। अब या पी एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो IRMS फार्मूला है VRMS आकाश फाई। अब फाई का मान कितना है? पाई/2 यानी 90। आकाश 90 का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पे तुम्हारी जो औसत शक्ति आ गई मेरे भाई, 0 आ गई। आप देख पा रहे हैं औसत शक्ति क्या आ गई? 0 आ गई। औसत शक्ति क्या हो गई? 0 आ गई। औसत शक्ति क्या हो गई? 0 आ गई। इसका मतलब कि जब किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध या शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं, तो उनके बीच का कलांतर कितना है? पाई/2 है या हो, तो उस परिपथ में जो बहने वाली धारा है, यानी उस परिपथ में औसत शक्ति कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी? औसत शक्ति हमारी होगी 0। तो औसत शक्ति जब 0 होगी, तो उस परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसको हम लोग बोलते हैं वाटहीन धारा। ये हमारी दूसरी हेडिंग थी आज की, अगर आपको याद हो, ये हमारी दूसरी हेडिंग थी आज की, और दूसरी हेडिंग यहीं से निकल के आई थी। क्या क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है? औसत शक्ति क्या है? 0 है। औसत शक्ति क्या है? 0 है। औसत शक्ति क्या है? 0 है। ठीक है, औसत शक्ति 0 है, मतलब काश पाई का मान कितना है? 0 है। शक्ति गुणांक 0 है। शक्ति गुणांक कितना है हमारा? पूरा पूरा 0 है, तभी हमारा पी एवरेज क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे हमारा शक्ति गुणांक कितना था? 1 था। यहाँ पर देखो, यहाँ पे काश फाई हमारा कितना था? 1 था, 1 था, 1 था। ये भी याद रखना है कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1, क्योंकि काश 0 मतलब काश फाई उसका मान 1 आ रहा है, तो शक्ति गुणांक 1। और शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र लगा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो शक्ति गुणांक है हमारा क्या है? 0 है। इसका मतलब औसत शक्ति 0 है, शक्ति का कोई क्षय नहीं हो रहा है। तो परिपथ में जो धारा बहती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वाटहीन धारा। वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो हम चीजों के थोड़ा सा LCR सर्किट भी ले लेते हैं, तो हम वाटहीन धारा के पास चलेंगे। तीसरी चीजें हमारी क्या है मेरे भाई? मैं आपको यही दिखा दे रहा हूं तीसरी चीज भी, है ना। तीसरी चीज, अगर क्या हो, LCR परिपथ हो, क्या हो? LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति हो, ऐसा लेना ये वाला केस। ठीक है, LCR परिपथ की
अनुनाद, अनुनाद स्थिति, पिछले वाले लेक्चर में हमने इसको बताया है। स्थिति में, स्थिति में देखना आप ध्यान से। भाई क्या होता है कि हमारा जो XL है वो XC के क्या हो जाता है, बराबर होता है। सही बात। जब XL और XC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इनका जो कलांतर था, याद है आपको, जो कलांतर था इनका, कलांतर हमने बताया था कितना होता है, पाई, वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ भी जो P एवरेज आएगा वो IRMS इंटू VRMS ही आएगा, क्योंकि cos फाई का मान 1, क्योंकि cos फाई का मान क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जब 1 कर देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये एक चीज यहाँ से कह सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं, अगर बन जाए तो बढ़िया चीजें हैं, है ना। ठीक, बन गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर LCR परिपथ का शक्ति गुणांक फिर कितना होगा। इसका मतलब LCR परिपथ का आपने शक्ति गुणांक cos फाई का मान कितना बोल दिया आपने, 1। एग्जैक्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, निकाल के आपको दिखाया है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है और निकाल के भी दिखाया है। आई होप कि परिपथ में शक्ति को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि शक्ति गुणांक कब कितनी होगी, शुद्ध प्रेरकत्व के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए, शुद्ध प्रतिरोध के लिए, या तीनों LCR परिपथ के लिए। शक्ति गुणांक का भी मान बता दिया और हमने क्या निकाल दिया, औसत शक्ति का भी मान आपको निकाल के दे दिया। अब हम बात करेंगे वाटहीन धारा, हमारा लेक्चर नंबर 2, मतलब लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक नंबर 2। चलिए अब आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था क्या, वाटहीन धारा। क्या था, वाटहीन धारा। दूसरा हमारा लेक्चर क्या था, वाटहीन धारा। नाम से स्पष्ट है, वाटलेस करंट है। क्या है, वाटलेस करंट है। क्या है, वाटलेस करंट है। क्या है, वाटलेस करंट है। देखो मेरा भाई कितना आसान है, कितना आसान है भाई। अब कितना आसान है, देखो आसान ही आसान है। वाटहीन धारा समझना है मेरे भाई। वाटहीन धारा का मतलब होता है, वाट मतलब शक्ति, हीन मतलब शक्ति क्षय शून्य हो, मतलब शक्ति क्षय बिल्कुल ना हो। तो आप पीछे देखो किस कंडीशन में शक्ति क्षय शून्य है, तो आप देख पा रहे सर, आप जहां मैं ग्रीन चलाऊंगा इसको देखो, ये सर आपने अभी बताया अभी था। तो ये शक्ति क्षय शून्य कब होगा, जब परिपथ में क्या लगा होगा, शुद्ध प्रतिरोध या शुद्ध संधारित्र, और इनके बीच कालांतर होगा, तो उसको हम बोलते, उस परिपथ में शक्ति शून्य होगा। तो इसमें बहने वाली धारा भी क्या होगी, हमारी क्या होगी, और बहने वाली धारा वाटहीन धारा बोली जाती है। और किसी केस में शक्ति क्षय शून्य नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, वाटहीन धारा है। तो आइए हम सीधे सीधे, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है। क्या करना है, सीधे सीधे लिखना है, क्योंकि मैंने पीछे समझा दिया। मैं फिर से समझा दूं, अच्छा मैं फिर से समझा दूं, देखो भाई, चलिए मैं लिख के तब समझा देता हूँ। हालांकि मैंने बता ही दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं। यदि किसी भाई ग्रीन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्लैक का यूज कर ले रहा हूँ। यदि किसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र या शुद्ध धारिता या शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व को एसी स्रोत से, एसी उल्टता या एसी स्रोत से, एसी उल्टता से जोड़ा, सॉरी, जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है, जाता है, तथा धारा, तथा धारा धारा व उल्टता के बीच, यानी वोल्टेज, उल्टता के बीच कालांतर कितना होता है,
मैंने बोला था ना प्लस माइनस पाई/2 या केवल पाई/2 हो हो तो परिपथ में में औसत शक्ति औसत सॉरी औसत शक्ति औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। औसत शक्ति क्षय शून्य होती है, शून्य होती है। तो इस टाइम जो परिपथ में धारा बह रही है ना, तो परिपथ में परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी बड़ी हेडिंग आपने लिखवा दिया है, हमारे बुक में या और टीचर ने हमें एक लाइन में बताया है कि किसी परिपथ में औसत शक्ति शून्य है, तो जो धारा बहती है उसी को वाटहीन धारा कहते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे भाई मैंने जो निकाला उससे हमें फिजिक्स रटना नहीं है ना। तो हमारा ये जो औसत शक्ति शून्य कब होगी, तो हम ये बता रहे हैं कि जब उनके बीच कलांतर पाई/2 होगा। अब कलांतर पाई/2 कब होगा, जब शुद्ध प्रतिरोध या शुद्ध संधारित्र लगा होगा मेरे भाई, सॉरी शुद्ध धारिता या शुद्ध प्रेरकत्व लगा होगा, तभी कलांतर पाई/2 होगा, तभी जाके औसत शक्ति शून्य होगी। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ये वाले केस में, ठीक है। तो ये विथ रीजन हमने डेफिनेशन लिखाई है, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हैं परिपथ में औसत शक्ति शून्य होती है, परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। लेकिन कब, अगर कोई पूछेगा कब, तब बताना पड़ेगा कि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर पाई/2 है। ये कलांतर पाई/2 कब हुआ, किस संधारित्र में, किस परिपथ में, तो आप बोलेंगे शुद्ध संधारित्र शुद्ध प्रेरकत्व। क्लियर। तो इस तरह हम लोग को पढ़ना चाहिए। सर आप दिखा दो, फिर से हम उस चीज को दिखा सकते हैं। देखो हमें क्या पता है कि एवरेज बराबर होता है IRMS इंटू VRMS। अभी हम लोग निकाला इंटू cos फाई, निकाला कि नहीं निकाला। तो हमें तो पता है भाई कलांतर कितना है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भाई, फिजिक्स तो दुनिया में सारे लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कौन कितना सिखा पा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। cos पाई/2 कॉमन 0, तो यहाँ पे जो हमारी औसत शक्ति आ गई वो 0 हो गई। वो क्या हो गई, 0 हो गई। और जब 0 हो गई, शक्ति क्षय बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो परिपथ में जो धारा बह रही है उसी को हम लोग बोले वाटहीन धारा। एक नंबर की ये आती है, आप याद रखिए, ठीक है। ये हमारी दूसरी भी हेडिंग हो गई। अब हमारी क्या आएगी, तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना आप। मैंने क्या किया कि मैंने पहले परिपथ में औसत शक्ति निकाली, औसत शक्ति को पढ़ते पढ़ते हमने उसी में वाटहीन धारा को निकाल लिया। अब चोक कुंडली में ही वाटहीन धारा का उपयोग क्यों करते हैं, अब ये चीजें हम लोग, तो आइए सीधे चलते अपने तीसरे टॉपिक के। आज का ये लास्ट टॉपिक है। तो हमारा क्या है, तीसरा टॉपिक है चोक कुंडली, क्या बोलते हैं इसको, चोक कॉयल, चोक कुंडली। ये थोड़ा सा कुंडली बेसिक बेसिक क्या कह सकते हो कि लिखने वाली कुंडली थोड़ी सी ज्यादा है। लिखने वाली का मतलब ये है कि थोड़ा थ्योरेटिकली ज्यादा है, बाकी वैसा कुछ खास इसमें नहीं है, सारी चीजें पुरानी ही है, पर काम की भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, है? काम की भी चीजें हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तो एक काम करते हैं मेरे भाई, ये सी थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिख दिया जाए, चलिए ठीक है। चोक कुंडली, ठीक है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि चोक कुंडली है क्या, चोक कुंडली है क्या। तो पहले तो मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ। हमारे पास क्या है, एक फिगर, देखो इस तरह से हम बना सकते हैं एक फिगर। ये विजुलाइज हो रहा है, क्या कलर दिख रहा है आपको, यस, दूसरा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सॉरी कलम का यूज करें, ये हमारी एक कॉयल है, और कॉयल में क्या है, हमने लपेट दिया है तांबे की तार। लपेट देता हूँ, पहले एक बार बना देता हूँ, हर एक बात लिख दूंगा, आप चिंता नहीं करिएगा।
हर एक बात। आज इस चोक कुंडली का हम तहस नहस कर देंगे। क्या क्या इसमें होता है, सब कुछ क्या क्या होता है, हर एक चीज तहस नहस करेंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें। इसको हम क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया। ठीक है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी एसी स्रोत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसी स्रोत बोलते हैं, एसी स्रोत। ठीक है सर, ये तो हमारी क्या है, कुंडली। अब यहाँ पे तांबे के तार की कुंडली है, क्यों है, नर्म लोहा लगते हैं, ये है हमारा नर्म लोहा। ये जो हमारा बेलनाकार छड़ है वो है हमारा नर्म लोहे की क्रोड। क्यों लिया गया है आप चिंता ना करें, अभी तो मैं सिर्फ बना रहा हूँ, अभी सारी चीज बताऊंगा। नर्म लोहे की क्रोड है। ठीक है सर, और ये जो व्यवस्था बन गई ना, ये जो व्यवस्था हमारी बन गई, इसी को हम लोग बोलते हैं चोक कुंडली। क्या बोलते हैं, इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, चोक कुंडली। कैसे सर, अब देखो इसका सबसे पहला काम क्या है, एक एक बात लिखेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, एक एक बात क्या होगी लिख ही जाएगी। अब आप ध्यान से देखें तो इसका काम क्या है, तो मैं एक एक बात लिखूंगा और आपको समझाते चलूंगा। पहली चीज है आपकी स्क्रीन पर, मतलब हाँ स्क्रीन पे ही है, पॉइंट वाइज। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए हम चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। पहली बात लिख दें, प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित या कम लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नियंत्रित या नियंत्रित या नियंत्रित कम करने के लिए चोक कुंडली चोक कुंडली चोक कुंडली तो आया नहीं, चोक कुंडली का प्रयोग करते हैं। ठीक है सर, चलिए हम मान लेते प्रयोग करते हैं। लाइन टू लाइन लिखना, जब भी मेरा देखो पढ़ाने का जो तरीका है आपने देखा होगा, मैं जितनी भी बातें बताता हूँ एक लाइन में ही पूरी नहीं बताता, मैं हर पॉइंट को अलग अलग करके आपको सिखाता हूँ। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, तो हम इसको पॉइंट वाइज डाल के चलेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि अच्छा लगेगा पॉइंट वाइज, और कलर भी चेंज करते चलेंगे। ये एक है। दूसरी जो चीज है हमारी, ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को कम करने की एक युक्ति है। ये धारा की प्रबलता को कम करने की ये युक्ति है, अभी मैंने बोला भी था, ये लिख भी देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की प्रबलता को धारा की प्रबलता को कम करने की धारा की प्रबलता को करने की कम करने की ऐसी कम करने की लिखना है भाई, कि ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है। कैसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिससे 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 विद्युत ऊर्जा का हास्य ऊर्जा का हास्य कम हो, कम या नगण्य होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही चोक कुंडली कहते हैं। चोक कुंडली कहते, ये तो हमने बताया कि चोक कुंडली क्या है, ये तो हमने बताया क्या है कि चोक कुंडली क्या है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है
कि विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम करने के लिए, देखो हम ये कह रहे हैं इसमें दो चीजें लगी होती हैं, एक प्रेरकत्व लगा होता है, प्रेरकत्व होता है, और एक प्रतिरोध। तो हम क्या करते हैं, देखो प्रतिरोध अगर लगा है, ध्यान सुनिएगा, तो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ परिपथ में प्रतिरोध रहता ही है। तो जो थोड़ा सा प्रतिरोध है ना, वो ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में क्षय करता है, वो ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में क्षय करता है, और ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में क्षय करता है। इस क्षय से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चोक कुंडली को नर्म लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तार के लपेट कर बनाते हैं। ऐसा करने से उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं हो पाती हैं, यानी कम होती हैं। तो ऐसा करने पे चोक कुंडली का जो प्रेरकत्व है ना, वो उच्च हो जाता है, और प्रतिरोध क्या होता है, लगभग नगण्य हो जाता है। ठीक है, क्या मैं इस बात को लिख दे रहा हूं। तीसरी बात है कि भाई चोक कुंडली को नर्म लोहे नर्म लोहे नर्म लोहे की की क्रोड पर नर्म लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी कर दिया जाता है। रोधी विद्युत रोधी तांबे तांबे के तार से तांबे के तार से लपेट कर तांबे के तार से लपेट कर बनाई जाती है बनाई जाती है। क्यों ऐसा बनाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि जो प्रतिरोध है ना, इसमें तांबे के तार का जो प्रतिरोध है, वो क्या होता है, वो उष्मा को ऊर्जा के रूप में थोड़ा थोड़ा क्षय करेगा। जो उष्मा को ऊर्जा के रूप में क्षय कर रहा है, उससे हमें बचने के लिए तो कुंडली के नर्म लोहे की क्रोड को विद्युत रोधी करके तांबे के तार से लपेट कर बनाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है ना, ऐसा करने से क्या होता है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्म लोहा क्यों लगाया जाता है, तो हम बता देंगे क्योंकि भंवर धाराओं से बचने के लिए नर्म लोहे की जो क्रोड है उसको हम लोग पटलित करते हैं। लिख देंगे भंवर भंवर धारा से बचने के लिए भंवर धारा से बचने के लिए लिए पटलित पटलित क्रो- पटलित पटलित लोहे की क्रोड लगाते। अब समझ में आया क्यों क्रोड लिया है नर्म लोहे की, लगाते हैं। ये ईडी करंट को क्या करता है, रोकने का काम करता है, विद्युत रोधी करके लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, तो रेजिस्टेंस कम से कम जनरेट होता है, और जब रेजिस्टेंस कम से कम जनरेट होगा तो जो कुंडली का प्रेरकत्व है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा करने पर, कलर चेंज कर देते हैं, ऐसा करने पर करने पर कुंडली का प्रेरकत्व और ये प्रेरकत्व प्रेरकत्व उच्च एवं प्रतिरोध नगण्य हो सकता है, नगण्य होता है। क्लियर। तो ऐसा क्यों किया जाता है, मैंने ये बात भी आपको लिख दी। मैंने कहा ना हर एक बात आपको लिख के बताऊंगा। अब इसमें एक दो प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न ये उठ रहा है हमारे मन में, और आपके मन में भी उठना चाहिए मेरे भाई। अगर नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो क्या होना चाहिए, उठना चाहिए। ठीक है, नहीं उठ रहा है तो क्या है, उठना चाहिए। ठीक है सर, कौन सा प्रश्न, कैसा प्रश्न, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ।
प्रश्न ये है, हमारे माइंड में आ रहा है और आपके माइंड में भी होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा ये आपसे, इसी में हम क्वेश्चन आंसर सब करते चलेंगे। ये हमारा काम ही है क्योंकि हम अलग तरीके से फिजिक्स सीखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे मन में ये उठ रहा है कि सर आपने यहाँ पे हमें एक चीज तो बताया, यहाँ पर आपने प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिष्ट धारा या दिष्ट क्या लगा दूं, सेल लगा दूं, तब क्या होगा? चोक कुंडली का उपयोग दिष्ट धारा परिपथ में क्यों नहीं होता? अगर पूछा जाए तो ये एसी परिपथ में कर रहे हैं, है ना? ये तो सोचना चाहिए था आपको। अगर हमसे पूछा जाए तो हम अपना प्रश्न पहले क्लियर कर दे रहे हैं आपको कि चोक कुंडली में चोक कुंडली का, ऐसे लिख दो, चोक कुंडली का उपयोग चोक कुंडली का उपयोग दिष्ट धारा, पढ़ चुके हैं हम लोग, दिष्ट धारा परिपथ में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? देखो, क्यों नहीं करते? अब आप सोच रहे हो सर तो कुंडली तो हमारे टीचर्स ने ऐसे पढ़ा दिया कि यूं फुर मार दिया रात को, सुबह आग लग गई उसमें। और आप तो इतना गहराई में लेके चले जा रहे हैं कि चोक कुंडली का उपयोग दिष्ट धारा परिपथ में क्यों नहीं करते? सही बात है, क्यों नहीं करते? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तो करते हैं। किसके लिए करते हैं? आपको पता चल गया कि धारा को नियंत्रित करने के लिए, धारा की प्रबलता को कम करने के लिए। ठीक है सर, अपने कारण भी बताया कैसे कैसे क्या होगा। अब ये आंसर हमें देना है, भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं करते, दिष्ट धारा का उपयोग क्यों नहीं करेंगे हम? तो देखो एक चीज है क्लियर है कि दिष्ट धारा के लिए, अगर आपको पता हो, दिष्ट धारा के लिए जो कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति हमारी क्या होती है? ओमेगा, वो होती है शून्य होती है। क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। जीरो होने से, जीरो होने से इसका प्रेरकत्व ऊंचा हो जाता है। ओ सॉरी, इसका प्रेरण प्रतिघात शून्य होने से, इसका शून्य होने से प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर क्या होता है? सॉरी, एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। लेकिन ओमेगा हमारा क्या है? जीरो है, तो एक्सएल भी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि दिष्ट धारा के लिए जो कोणीय आवृत्ति हो हमारी वो जीरो होती है, और प्रेरण प्रतिघात भी इसकी वजह से जीरो हो जा रहा है। तो कुल मिला के परिपथ में बचा क्या? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध तो आप सब पहले से बता रहे हैं नगण्य है, इसका तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। हमें क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। तो इसीलिए दिष्ट धारा का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न हमारे मन में और बन रहा है, आपके भी बनना चाहिए सर। क्या? एक प्रश्न हमारे मन में और बन रहा है, मैंने अभी इससे पहले बताया भी था। अगले पेज पे चलते हैं। हमारे मन में एक क्वेश्चन और बन रहा है, सर चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन क्यों होती है? अच्छा, ये अगर प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर कि चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा वाटहीन क्यों होती है? क्यों होती है? ले भाई विनोद, सर ऐसा कौन पढ़ाता है? ऐसा तो मैंने चोक कुंडली के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो हमसे पढ़ने का ये दूसरा फायदा है। पहला क्या था? पहला तो पहला हो गया ना। तो आप देखिए सर, इसका आंसर क्या होगा? सर ये बात अभी आपने बताया कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, वाटहीन धारा है, वो अवशोषण शक्ति शून्य होती है, तभी वाटहीन धारा बहती है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं? ऐसा लिख सकते हो, या क्यों होती है, क्यों कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा
एडजस्टमेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, जरूरी है। क्यों कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, ले भाई विनोद। अब क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर हो गया। चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को वाटहीन धारा आप क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए, जो चोक कुंडली में धारा प्रवाहित कर हो रही है ना, वो धारा को नियंत्रित करती है चोक कुंडली। यानी कि उसमें जो क्षय है, औसत शक्ति क्षय है, वो क्या होता है, शून्य होता है। जिसकी वजह से जब औसत शक्ति शून्य है तो परिपथ में जो धारा बहेगी उसी को तो हम वाटहीन धारा कहते हैं। क्लियर सर? तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि, डायरेक्ट क्योंकि से आंसर दे रहा हूं। क्योंकि क्योंकि कुंडली की औसत, क्योंकि कुंडली की औसत शक्ति क्षय, शक्ति औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो सर यही तो वाटहीन धारा है। औसत शक्ति क्या होती है? शून्य होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात आप ये कह सकते हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कि परिपथ परिपथ में ऊर्जा क्षय क्षय नहीं होता है, ऊर्जा क्षय नहीं होता। सही बात सर। आप अभी आप यही बता रहे थे। देखो बैक में चलो, हमने ये लाइन लिखी, आप जहां मैं ग्रीन चला रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ग्रीन मैंने लिखा ना, ऊर्जा ह्रास से कम हो, यानी कम हो मतलब ना के बराबर हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे वही, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय क्या हो, नहीं होता है। तो हम चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। तो कह सकते हो कि चोक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को वाटहीन धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंडली में औसत शक्ति का क्षय शून्य होती है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। ठीक है, ये आपका आंसर। क्या लिख सकते हो? बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। अब मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ कि सर ये हमने आपने सब कुछ बता दिया, अच्छा है, मुझे सब कुछ समझ में आया। हमको एक बात बताओ, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो ये लिख देंगे यूज ऑफ चौक कॉयल। अपन क्या हेडिंग लगाएंगे? यूज ऑफ चौक कॉयल। चौक कॉयल कहते हैं इसको, चौक कॉयल। चौक कुंडली का उपयोग बहुत ही आसान है सर। पहला उपयोग आपके स्क्रीन पर है। पहला उपयोग ये है कि जो ट्यूबलाइट होती है ना, घरों में प्रयोग होने वाली जो ट्यूबलाइट है, उसमें घरों में प्रयोग होने वाली प्रयोग होने वाली ट्यूबलाइट, ट्यूब लाइट में, ठीक है, पहला। दूसरा सर, रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीविजन में सर कैसे करेंगे हम, ये भी एक बात बोल देंगे, है ना। टेलीविजन तथा, और भी बोल दो, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर में सर कैसे करेंगे? देखो बता देते हैं। देखो इसमें क्या, जब उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल को रोकने में, जो उच्च आवृत्ति के जो सिग्नल आते हैं उसको रोकने में, तथा निम्न आवृत्ति को से गुजरने वाली, निम्न आवृत्ति से गुजरने वाले या गुजरने देने वाले फिल्टर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? फिल्टर की तरह काम करती हैं। हालांकि हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उपयोग बता देना है। ठीक। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, उपकरणों कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करने में। ये अच्छा है, सुरक्षा करने में। कैसे सर सुरक्षा करेंगे? कुछ नहीं यार, जैसे देखो अचानक धारा बढ़ जाए घर में, उपकरण होता है ना कभी कभी, तो अचानक धारा बढ़ जाती है,
तो उससे बचाने के लिए हम चौक कुंडली का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मेरा आज का मेरे भाई तीनों टॉपिक हो गया, ठीक है? अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपको क्लियर हो रहा है, तो आप कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर आज की क्लास कैसी लगी आपको, है ना? तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ट्रांसफार्मर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।